Good morning, all of you. Good morning, ma'am. मॉर्निंग Good मैम। morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये पढ़ लिया था, ठीक है। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ा था, जिसके कारण क्या क्या हो सकते हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था कैपिलरी प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। क्या होता है कैपिलरी प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? मैंने आप लोगों को कल पढ़ने के लिए कहा था, पढ़ा? पढ़ा पर उतने अच्छे से समझ नहीं आया। हाँ ठीक है। कैपिलरी प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो मेन ड्राइविंग फोर्स है। किसके लिए मेन ड्राइविंग फोर्स है? ग्लोमेरुलस से जो फ्लूइड होता है उसको बाहर करने के लिए मेन फोर्स है, ठीक है। इट इज एक्सक्रेटेड बाय ब्लड व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलस। ये कहाँ से एक्सक्रेट होता है? ब्लड से एक्सक्रेट होता है, लेकिन कहाँ से पास होता है? ग्लोमेरुलस से पास होता है, जो लगभग कितना होता है? +75 mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। ये कल मैंने बताया था। मिलीमीटर मर्क्यूरी का यूज किसके लिए किया जाता है? प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? यहाँ पर देखिए, रीनल प्रेशर, ठीक है। रीनल इंटरस्टिशियल प्रेशर जो कि कितने का है? 10 mmHg का है। और रीनल इंटरट्यूब्युलर प्रेशर, ये है रीनल इंटरट्यूब्युलर प्रेशर जो कि 10 mmHg का है, ठीक है। ये दोनों कितने हो गए टोटल? 20 mmHg का। और ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यह है ब्लड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि 30 mmHg का होता है। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? कैपिलरी प्रेशर के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेन जो नेट फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन के लिए जो फिल्ट्रेशन प्रेशर रेस्पॉन्सिबल है वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो जाएगा? +75 mm। किसका होता है +75 mm? ग्लोमेरुलस का, है ना। तो +75 mm माइनस ये 20 किसका हो गया? इंटरस्टिशियल प्रेशर और रीनल इंटरस्टिशियल प्रेशर, रीनल इंटरट्यूबुलर प्रेशर का वैल्यू हो गया, ठीक है। और 30 mmHg किसका है? ऑस्मोटिक प्रेशर का, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है 30 mmHg। तो इस तरह से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना निकल जाएगा आपका? 25 mmHg, ठीक है। यही जो 25 mmHg जो होता है, ये फिल्ट्रेशन ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन प्लाज्मा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगभग जितने भी चीजें होती हैं वो प्लाज्मा में डिजोल्व होते हैं, जैसे कि यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज, क्रिएटिन, ठीक। और इसके साथ साथ और भी चीजें जो है मिक्स होती हैं, लेकिन ब्लड सेल और कोलॉइड को छोड़कर अलोंग इन विथ वाटर एक्सेप्ट ब्लड सेल और कोलॉइड एंड सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर आउट इन कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के कैविटी के द्वारा किसको फिल्टर आउट किया जाता है? ये जो यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज, क्रिएटिन, ये जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स और कोलाइड और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर ये जो चीजें डिसॉल्व होते हैं उनको बोमन कैप्सूल के कैविटी के द्वारा बाहर किया जाता है। दिस फिल्ट्रेट इज लाइक प्लाज्मा एंड इज कॉल्ड, ये जो फिल्ट्रेट होता है वो प्लाज्मा के फिल्ट्रेट जैसा ही होता है और इसे ही नेफ्रिक फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन नॉर्मल एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट में फिल्ट्रेशन का जो रेट होता है वो कितना होता है? लगभग 125 ml पर मिनट, 125 ml, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू बोमन कैप्सूल इज अबाउट 190 लीटर पर डे। बोमन कैप्सूल के द्वारा प्लाज्मा से जितना फिल्ट्रेट किया जाता है वो लगभग कितना होता है? 190 लीटर पर डे होता है। पर डे 190 लीटर का फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। फिर है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो अबाउट
1100 to 2000 लीटर ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द ह्यूमन किडनी ईच डे। हर दिन ह्यूमन किडनी से लगभग कितना ब्लड फ्लो होता है? 11,000 से 200 तक 200 लीटर तक का ब्लड जो है एक दिन में फ्लो होता है। दिस इज अबाउट 275 टाइम्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जितना ब्लड होता है लगभग उसके 275 टाइम्स 275 गुना ब्लड जो है किडनी से फ्लो हो रहा है, ठीक है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ नॉर्मल एडल्ट कितना होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल एडल्ट में 125 ml पर मिनट, ये हमने अभी देखा। तो 125 ml पर मिनट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड सम 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड डेली। इस तरह से लगभग कितना फिल्ट्रेट रोज प्रोड्यूस होता है? 180 लीटर रोज प्रोड्यूस होता है। दिस इज अबाउट 4.5 टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द होल बॉडी। ये कितना है? हमारे बॉडी में जितना फ्लूइड होता है उसका लगभग 4.5 टाइम 4.5 गुना ज्यादा होता है। किडनी एक्सक्रीट ओनली अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इन अ डे। किडनी एक दिन में कितना यूरिन को एक्सक्रीट करता है? 1.5 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes. ठीक है। सेकंड देखिए, ट्यूब्यूलर और सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन मतलब उसको फिर से एब्सॉर्ब करना है ना। तो देखो इट इज सेकेंड स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के सेकेंड स्टेप है जिसमें लगभग यहाँ पर 190 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या आएगा? 180 आएगा, ठीक है। 190 की जगह 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड इन वन डे। वन डे में कितना फिल्ट्रेट बनता है? 190 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, जो कि लगभग 105 लीटर यूरिन जो है एक दिन में पास किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो ट्यूब्यूल्स के द्वारा रीएब्सॉर्ब किया जाता है। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके द्वारा रीएब्सॉर्ब किया जाता है। ऐसा नेफ्रिक फिल्ट्रेट अभी हमने पढ़ा ना। तो एज अ नेफ्रिक फिल्ट्रेट passes through the proximal convoluted tubule। जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है जो फिल्टर किया जाता है ग्लोमेरुलर में, ठीक है। तो जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल से पास होता है, जिसमें लगभग 80% वाटर होता है। और फिजियोलॉजिकली अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो इसमें क्या क्या सॉल्यूट मिक्स होते हैं? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये सब ब्लड के द्वारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है कैपिलरीज में, ठीक है, जो कि ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं। वाटर इज रीअब्सॉर्ब बाय ऑस्मोसिस। वाटर किसके द्वारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है? ऑस्मोसिस के द्वारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि ग्लूकोज जो और अमीनो एसिड जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ आयंस or molecules across the cellular membrane from a lower to a higher concentration। आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है सेल्यूलर मेम्ब्रेन से, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ होता है? लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पेसिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होता है और ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन के आर पार हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यस मैम। तो वाटर जो होता है वो ऑस्मोसिस
के द्वारा पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है, लेकिन ग्लूकोज अमीनो एसिड ये किसके द्वारा रीअब्सॉर्ब किया जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो अबाउट 70% ऑफ सोडियम आयन और 75% ऑफ पोटेशियम आयन and large amount of calcium ion are also reabsorbed by active transport mechanism. Active transport mechanism के थ्रू सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का भी reabsorption किया जाता है. Normally all the glucose is reabsorbed, so normal urine contains no glucose. अगर हम देखें तो normally जो ग्लूकोज एब्सॉर्ब किया जाता है नॉर्मली अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है रीअब्सॉर्ब किया जाता है, लेकिन नॉर्मल यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता. ग्लूकोज किसमें प्रेजेंट होता है? बट इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस, जो डायबिटीज से गुजर रहा होता है, सफर कर रहा होता है, उस व्यक्ति के यूरिन में ग्लूकोज पाया जाता है और इसी कंडीशन को ही ग्लाइकोस्यूरिया के नाम से जाना जाता है. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. थर्ड स्टेप देखते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन. ये यूरिन फॉर्मेशन जो पढ़ रहे हैं आप, ये आईएमपी है, ये पूछा जाता है. ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस. ट्यूबुलर सिक्रेशन. Tubular reabsorption removes substances from the filtrate into the blood. Tubular reabsorption में क्या होता है कि ब्लड से जो फिल्ट्रेट होते हैं उसको बाहर किया जाता है, रिमूव किया जाता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा. बट ट्यूबुलर सिक्रेशन एड मटेरियल टू द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ब्लड. लेकिन ब्लड से जब फिल्ट्रेशन किया जाता है तो उस दौरान ये जो ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है वो कुछ और मटेरियल को ऐड करता है. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट which are not useful for the body. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो कि हमारे बॉडी के लिए जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए इंजरियस हो सकते हैं, वो ट्यूबुलर के द्वारा, ट्यूबुलर एपिथेलियल के द्वारा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में जो ट्यूबुलर एपिथेलियल होता है उसके द्वारा इसको रिमूव किया जाता है. और दीज आर पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, पैरा अमीनो, प्यूरिक एसिड एक्सेट्रा, ये सब इसमें हो सकते हैं. As a result of this process, waste product remain in the tubular fluid and constitute urine which is ready for excretion. इस प्रोसेस के बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ट्यूबुलर फ्लूइड में रह जाते हैं और यूरिन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको बनाते हैं और एक्सक्रेशन के लिए, यूरिन के एक्सक्रेशन के लिए तैयार होते हैं. Along with excretion, kidney maintain होम्योस्टेसिस. एक्सक्रेशन के साथ में किडनी क्या मेंटेन करता है? होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करता है. होम्योस्टेसिस भी बताया था मैंने क्या होता है. होम्योस्टेसिस क्या होता है बताइए, होम्योस्टेसिस क्या होता है? जो इंटरनल फिजिकल और केमिकल जो बैलेंस बना होता है उसे मेंटेन करने का, बॉडी के अंदर में इंटरनल फिजिकल और केमिकल कंडीशन को मेंटेन किया जाता है. ठीक है, उसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं. ठीक है, तो किडनी जो होता है वो एक्सक्रेशन के साथ साथ में होम्योस्टेसिस को भी बॉडी के अंदर में मेंटेन करता है. बाय कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ फ्लूइड, सॉल्ट, किसके द्वारा करता है ये? बॉडी के अंदर फ्लूइड, सॉल्ट और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, आयनिक कंसंट्रेशन होता है ब्लड का, उसको मेंटेन करके ये होम्योस्टेसिस को भी मेंटेन करते हैं. ये ज्यादातर जो होते हैं मैमल्स में होते हैं. जो मैमल्स क्या करते हैं? हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं. जितने भी मैमल्स होते हैं वो हाइपरटोनिक यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं. अभी हाइपरटोनिक यूरिन क्या होता है ना? तो हाइपरटोनिक यूरिन इज दैट यूरिन इन विच वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द यूरिन. यूरिन से जब वाटर मूव होता है, वाटर जो रिमूव होता है, ठीक है, और जिससे यूनिट का जो जिससे यूरिन का कंसंट्रेशन बना रहता है, तो उसको हाइपरटोनिक यूरिन कहा जाता है, जो ज्यादातर मैमल्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रेशन. ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है? प्रोबेबली प्लेज ओनली अ माइनर रोल इन फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी. ह्यूमन किडनी में ये ट्यूबुलर सिक्रेशन बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करता है, लेकिन जितने भी एनिमल्स होते हैं जैसे कि मराइन फिश और डेजर्ट एम्फीबियंस, जिसमें ग्लोमेरुली और बोमन कैप्सूल नहीं पाए जाते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन is the only made of
एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन के लिए सिर्फ क्या पाया जाता है इनमें, ट्यूबुलर सिक्रेशन पाया जाता है। देन द ब्लड प्रेशर एंड कंसिक्वेंटली द फिल्ट्रेशन प्रेशर ड्रॉप बिलो अ सर्टेन लेवल। जब ब्लड प्रेशर या फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है वो सामान्य लेवल से नीचे आ जाता है तो फिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, और तभी ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, ये किसमें होता है, जो मराइन फिश होते हैं या डिजर्ट एम्फीबियंस जो होते हैं उनमें ये होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेनलेस लूप। The following events occur in Henle's loop. Henle's loop में क्या होता है देखते हैं। First, white part of the descending limb is impermeable to ions, urea and water. Impermeable means क्या समझ रहे हैं आप लोग? क्या समझ रहे हैं बताइए, impermeable means? क्या समझ आ रहा है impermeable से? Shutter button to search. इम्परमिएबल का मतलब जो कि पास होने नहीं देता है। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाइट पार्ट जो होता है, जो चौड़ा पार्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब का, इसमें लिम्स होते हैं। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्स का जो चौड़ा पार्ट होता है वो आयंस, यूरिया और वाटर को आर पार नहीं होने देता, इम्परमिएबल होता है वाटर, यूरिया और आयंस के लिए। ठीक है, तो इट मेरली ट्रांसफर द नियरली आइसोटोनिक फिल्ट्रेशन फ्रॉम द पीसीटी। पीसीटी क्या है? पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल, है ना, जो कि घुमावदार होता है, पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में आता है ये प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यस मैम। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो डिसेंडिंग लिम्ब का जो चौड़ा पार्ट होता है वो आयंस, यूरिया और वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। It merely transfer the nearly isotonic filtrate from the PCT to the narrow region of the descending limb। ये क्या करता है, सिर्फ आइसोटोनिक जो फिल्ट्रेशन होता है उसको पीसीटी से डिसेंडिंग लिम्ब के जो और नैरो रीजन होता है, जो सकरा भाग होता है, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, द सेकंड नैरो पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब का जो नैरो पार्ट होता है इज फ्रीली परमिएबल ऑफ वाटर, मतलब ये वाटर को आने जाने देता है। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड अराउंड इट हैज अ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके चारों तरफ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। किसके वजह से हाई होता है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। ठीक है, देयरफॉर वाटर इज ड्रॉ आउट ऑफ द फिल्ट्रेट बाय ऑस्मोसिस। इस तरह से ऑस्मोसिस के द्वारा जो फिल्ट्रेट होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में देखते हैं, द एग्जिट ऑफ वाटर मेक द फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक।
by the time it reaches the turn of the loop to enter the ascending limb. क्या समझ आ रहा है यहाँ पर? द एग्जिट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का निकलना क्या बना देता है? फिल्ट्रेट जो होता है उसको हाइपरटोनिक बना देता है। कब हाइपरटोनिक बना देता है? द टाइम इट रीचेस द टर्न ऑफ द लूप टू एंटर द असेंडिंग लिप। असेंडिंग लिप का जो लूप होता है वहां तक, वहां से जब ये मुड़ने लगता है, टर्न लेता है, तब तक वो इसको क्या बना देता है? हाइपरटोनिक बना देता है। ठीक है। थर्ड है द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर अलोंग इट्स एंटायर लेंथ। जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए, मतलब अपनी पूरी लेंथ के साथ में वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज परमिएबल टू इनऑर्गेनिक आयंस। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो किसके लिए परमिएबल होता है? इनऑर्गेनिक आयंस के लिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और यूरिया के लिए परमिएबल होता है। और आयंस लीव द फिल्ट्रेट बाय डिफ्यूजन एंड द यूरिया एंटर्स द फिल्ट्रेशन बाय डिफ्यूजन। आयंस किसके द्वारा बाहर होते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा फिल्ट्रेट से बाहर होते हैं, और यूरिया जो होता है फिल्ट्रेट के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा एंटर करता है। ठीक है। द सेल ऑफ द सेकेंड वाइड रीजन ऑफ द असेंडिंग लिम्ब पास इनऑर्गेनिक आयंस आउट ऑफ द फिल्ट्रेट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए, द सेल ऑफ द सेकेंड वाइड रीजन ऑफ द असेंडिंग लिम्ब का जो सेकेंड वाइड रीजन होता है वो इनऑर्गेनिक आयंस को, सॉरी, उससे जो इनऑर्गेनिक आयन पास होते हैं उसको वो बाहर करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रीनल मेड्यूलर से, जो कि क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है। दिस हेल्प द प्रोसेस गिवन इन बी। इस तरह से, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो यूरिन के फॉर्मेशन में या और यूरिन के आउट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फिल्ट्रेशन बिकम हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा ड्यू टू लेस ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। फिल्ट्रेट कैसा हो जाता है? हाइपोटोनिक हो जाता है। किसकी वजह से हाइपोटोनिक हो जाता है? इनऑर्गेनिक आयंस के पास कम इनऑर्गेनिक आयन के कारण और डीसीटी के पास होने के कारण। डीसीटी क्या है यहाँ पर? डीसीटी क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हाँ, डीसीटी क्या होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ये वाला टॉपिक स्किप कर रही हूँ। इसका जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन का, कंसंट्रेशन का, उसको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है। ये वाला आप स्किप कर सकते हो। फिर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है ये, तो ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन।
Nervous system and endocrine glands are said to influence or regulate the urine formation. जो nervous system होता है और endocrine gland होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ये जो दोनों होते हैं वो यूरिन फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कैसे प्रभावित करते हैं देखते हैं। सबसे पहले नर्वस कंट्रोल। Take a photo of words to translate. The kidney are innervated by the nerves from the central nervous system. तो जो किडनी होता है वो नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स होते हैं उसके द्वारा क्या होते हैं, इनर्वेटेड होते हैं। इनर्वेटेड मतलब संक्रमित होते हैं, ठीक है। द नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड अलोंग विद दिस नर्व फाइबर फ्रॉम द सेंट्रल nervous system cause the renal blood vessel to become constricted or dilated. नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं वो किसके साथ ट्रांसमिट होते हैं, नर्व फाइबर्स के साथ में ट्रांसमिट होते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम से, जो जिसके कारण जो रीनल ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्टेड और डायलेटेड हो जाते हैं, मतलब पतले और संकुचित, मतलब सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, पतले और सक्रिय हो जाते हैं। इट्स ऑल्सो चेंज द परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर वॉल्स। ये क्या कर देते हैं, जो ग्लोमेरुलर वॉल होते हैं उसकी परमिएबिलिटी को भी चेंज कर देते हैं। एंड द एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एपिथेलियल सेल ऑफ द एक्सक्रीशन ट्यूब्यूल्स। इसके अलावा जो एपिथेलियल सेल, एक्सक्रीशन ट्यूब्यूल का जो एपिथेलियल सेल होता है उसका एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी को भी, एब्सॉर्प्शन की जो कैपेसिटी होती है उसको भी ये क्या कर देते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो सीधे सीधे यूरिन फॉर्मेशन पे इफेक्ट डालते हैं। सेकंड इज हार्मोनल कंट्रोल। देयर आर फ्यू हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट किए जाते हैं जो कि यूरिन फॉर्मेशन और रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। थर्ड इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। Anti-diuretic hormone. This hormone secreted by the posterior lobe of pituitary. पिट्यूटरी का जो पीछे का जो लोब होता है उसके द्वारा इस हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन के द्वारा जितना वाटर एक्सक्रीट किया जाता है उसके अमाउंट को रेगुलेट करता है। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ADH रिजल्ट नॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अगर ADH नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। एंड देयर इज नॉर्मल आउटपुट ऑफ वाटर इन द यूरिन। इस तरह से यूरिन से नॉर्मल वाटर ही बाहर होते हैं। तो अंडर सिक्रेशन ऑफ ADH रिजल्ट डायूरेसिस और डायबिटीज इन साइपिडस और पॉलीयूरिया। देखिए ADH का कम सिक्रेशन डायूरेसिस या फिर पॉलीयूरिया का कारण बनता है। पॉलीयूरिया या डायूरेसिस एक तरह का यूरिन से रिलेटेड ही बीमारी है। वेयरएज ओवर सेक्रेशन ऑफ ADH, ज्यादा सेक्रेशन अगर होता है ADH का तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वाटर का ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है और समटाइम लेस आउटपुट ऑफ वाटर कॉजेस ओएडेमा। जो कभी कभी कम वाटर जो होता है उस कम वाटर बाहर जाता है जो ओएडेमा डिजीज का कारण बनता है। इट इज इंटरेस्टिंग to note that secretion of ADH from pituitary varies
with the intake of water. तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि एडीएच का जो सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी से, ठीक है, उसमें वाटर का जो सिक्रेशन होता है एक सेकेंड है ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो एडीएच का जो सिक्रेशन होता है वो वाटर लेने के साथ साथ में, मतलब आप कितना पानी ले रहे हैं उसके साथ साथ में चेंज होते जाता है। मतलब यदि अगर कम पानी पिया जाता है तो यूरिन का जो अमाउंट होता है उसको कम करने के लिए एडीएच जो है ज्यादा बनता है, ठीक है। अगर पानी कम पिया जाता है, ठीक है, तो यूरिन के अमाउंट को कम करने के लिए एडीएच का जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है, और अगर जब ज्यादा पानी पी लिया जाता है तो एडीएच का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, और ताकि सिर्फ थोड़ी अमाउंट ही पानी में, मतलब वाटर का थोड़ा अमाउंट ही रीअब्सॉर्ब हो जाए और जो बाकी है वो यूरिन के साथ में निकल जाए। तो एडीएच जो है वो गुर्दे जो होते हैं, मतलब अपने जो किडनी होती हैं उसमें पानी बचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैराथोहॉर्मोन। पैराथोहॉर्मोन क्या होता है? ये पैराथोहॉर्मोन जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट इंक्रीजेस रीनल ट्यूबुलर कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन। ये क्या करता है? रीनल ट्यूबुलर में कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन, कैल्शियम का जो रीअब्सॉर्प्शन होता है उसको इंक्रीज करता है, और thus decreasing urinary calcium excretion। इस तरह से ये क्या करता है? यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रेशन को कम करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट। ये इसके साथ साथ ये किसको कम करता है? फॉस्फेट के रीअब्सॉर्प्शन को भी कम करता है। thus raising its urinary excretion। इस तरह से यूरिनरी का जो एक्सक्रेशन होता है वो क्या होता है? बढ़ता है, और लोअरिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फॉस्फेट कंसंट्रेशन। और बाहर निकलने वाला जो फॉस्फेट होता है उसके कंसंट्रेशन को कम कर देता है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करता है? वाटर के एब्जॉर्प्शन को एक्सक्रेटरी ट्यूब्यूल्स में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है, जो कि पॉलीयूरिया का कारण बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? यस मैम। क्लियर है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, तो उसको एक बार आप लोग पढ़ के रखेंगे, ठीक है। सिर्फ एक दो टॉपिक ही आपका बाकी, फिर एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस मैम। ठीक।